हेलो दोस्तों, ये आई दृष्टि करंट अफेयर है। और जो हम पढ़ रहे थे आई दृष्टि में सूक्ष्म पॉइंटों पर, उसका ये दूसरा क्लास हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर राज्य में किया गया है। सबसे पहले देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत, ये सभी राज्य के बारे में आप इस पॉइंट पर मत सोचिए, क्योंकि ये हिंदी भाषी राज्य होगा, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब राजस्थान इत्यादि को काउंट किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए। तो ये पुरस्कार जो आप पढ़े हैं कि 2 लाख मिला है, 2 करोड़ मिला है, किसको? इंदौर को, ठीक है ना। तो ये सब द्रौपदी मुर्मू जो देश के राष्ट्रपति है वही ये सब पुरस्कार देती है, ठीक है ना। उसके बाद है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लिंग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के श्रेणी में 10 लाख से ज़्यादा, मतलब मिलियनर का बोला जा रहा है। श्रेणी में बात करते हैं कौन से शहर पहले और दूसरे स्थान पर है। तो इंदौर प्रथम स्थान पर है और सूरत दूसरा स्थान पर है। सूरत दूसरा स्थान पर है। वहीं पर बात करते हैं कि 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों के श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन है। तो 3 से 10 लाख में बात करते हैं तो नोएडा है, नोएडा। उसके बाद आगे बढ़िए, बोला जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का किताब किसे मिला है। गंगा शहर का तो ये प्रयागराज को मिला है, प्रयागराज को। और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है। किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में। तो यह मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, ठीक है ना, जिसमें कुल 12 किले हैं। इस 12 किले में 11 किले महाराष्ट्र में है और एक किला जिसका नाम जिंजी का किला है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो इससे आप परिचित रहिएगा। उसके बाद बात करते हैं तलाश पहल किसके लिए शुरू किया गया है। तो यह तलाश जो पहल है ना, ये सिंपली याद रखिएगा कि तलाश के फुल फॉर्म में ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, तलाश के फुल फॉर्म में क्या बोला जाता है? ट्राइबल। तो मतलब आदिवासी छात्रों के लिए क्या किया गया है ना, तलाश पहल की शुरुआत किया गया है। पूरा नाम एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों के मतलब आदिवासी नहीं, आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए क्या किया गया है ना, शुरू किया गया है। अब यहाँ पर तलाश का फुल फॉर्म दिया जा रहा है, तो बस ये ट्राइबल से ही आप इसका फुल फॉर्म पकड़ लीजिएगा। चूँकि पूरा क्या है, तो ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब, ठीक है ना। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्राइबल आएगा, ठीक है ना। ट्राइबल एप्टीट्यूड, ट्राइबल एप्टीट्यूड। इसके बाद बोला जा रहा है कि किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, इस क्वेश्चन को मत देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया है। तो नेनू गुप्ता। उसके बाद बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दिया है। तो ये तो आपको मालूम होगा कि बिहार में 2025 में युवा आयोग का गठन हुआ था, वही घटना के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है। तो 35%, ठीक है।
इसको डोमिसाइल पॉलिसी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना में, ठीक है ना। तो देखिएगा, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है ना। तो उसका नाम है जेनेज जन्सा, ठीक है ना, जेनेज जन्सा। ये यहाँ है स्लोवेनिया, ठीक है ना, यहाँ पर है जेनेज जन्सा, ठीक है ना। तो इसको आसान करने के लिए केवल यहाँ पर जन्सा याद कर लीजिए, ठीक है ना, स्लोवेनिया और जन्सा, ठीक है ना। जैसे जेंस को होता है ना, लेडीज जेंस, तो उसी जेंस को जेंसा में रूपांतरण करना है, तब याद हो जाएगा। अब देखिए, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेनेगल है, और यहाँ पर क्या है कि अहमदो अल अमीनो लो, ठीक है ना। तो बस सिंपली याद रखिएगा, सेनेगल में क्या आएगा, अमीनो लो। एक अमीन शब्द होता है ना, भूमि माप से संबंधित, तो वहीं अमीन को ले लेना है, सेनेगल, अमीनो लो। उसके बाद है कि भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटान हेतु लगभग 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है, ठीक है ना। 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है। तो उस बीमारी का नाम है इबोला वायरस, ठीक है ना, इबोला वायरस उस बीमारी का नाम है। उसके बाद है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देश को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। अब भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, तो देखिए बहुत गंभीर में, ठीक है ना, बहुत गंभीर में। हो सकता है ऑप्शन बना दिया जाए गंभीर, लेकिन ऑप्शन सही क्या होगा, बहुत गंभीर। उसके बाद बोला जा रहा है कि इस रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान 157 है, 157। इसके बाद है कि विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026, ठीक है ना, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस क्या है, एक बीमारी है। अब बीमारी से संबंधित रिपोर्ट होता है ना, ये कौन करता है, WHO करता है, ठीक है। अब देखिए WHO के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार है। तो हेपेटाइटिस का मोटा मोटी 3 प्रकार होता है, ABC। तो ए होता है वो जानलेवा नहीं है, लेकिन BC जो होता है ना, वो जानलेवा है। आगे बोला जा रहा है कि हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये इराक की बात हो रही है, तो उसका नाम है अली फली कादिम अल जैदी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इराक का प्रधानमंत्री है, केवल एक जैदी नाम याद रहेगा ना, जैदी जैदी, तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, जैदी। उसके बाद है कि भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना। तो उसका नाम है इथियोपिया, इथियोपिया। तो क्या किया है कि जो WTO है ना, इसमें वो देश शामिल होना चाहता है, तो उसका समर्थन किया है, ठीक है ना। तो किसका, इथियोपिया, इथियोपिया, ठीक है ना। उसके बाद है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया के जब यात्रा पर थे, तो एक स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक की क्या कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। उस स्थान का नाम क्या है, इमरजिंगाक पार्क, इमरजिंगाक पार्क, मतलब इमर्जी से संबंधित वो पार्क है, ऐसे याद हम कर सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है ना, किसके बीच भाई, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है ना। देखिए अभी फ्रांस में 2025 में नहीं, 2026 में, 26 में फ्रांस में क्या हो रहा है ना, तो G7 का सम्मेलन हो रहा है। उसी में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो उसमें
समुद्री सहयोग वार्ता किए, समुद्री सहयोग पर चर्चा वार्ता या फिर बात किए, तो कहाँ पर? पेरिस में। उसके बाद आगे बोला जा रहा है कि कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है ना, ये तो आपको मालूम होगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नेतृत्व करता भारत है। तो 26वां सदस्य सऊदी अरब है, 26वां सदस्य उसका सऊदी अरब है। और किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? अब नाटो क्या है ये आपको समझ में आ रहा है, ये सैन्य संगठक है। ठीक है ना, अब बाल्टिक क्षेत्र आप समझ रहे हैं, तो उस क्षेत्र में क्या किया है ना, एक अपना सेंटर, कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है। तो एक जर्मनी और एक नीदरलैंड है। ठीक है ना, जर्मनी और नीदरलैंड है। ठीक है ना, ये बाल्टिक देश में नीदरलैंड भी आता है। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है कि 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित होगा? ठीक है ना, 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा जो फरवरी में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जिनेवा में ही हुआ। विश्व स्वास्थ्य सभा या विश्व स्वास्थ्य संगठन का इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में ही है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ मुख्यालय वहीं पर 26 में आयोजन हो रहा है। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है, किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसको क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं, तो इससे क्या अलग होने का निर्णय लिया है? तो कौन खाड़ी देश है जो ओपेक से अलग होगा? तो यूएई है। यूएई कौन है? यूएई है। उसके बाद है कि शंघाई सहयोग संगठन, जिसको क्या बोलते हैं? एससीओ बोलते हैं, रक्षा मंत्रियों का बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है ना, तो देखिए 2025 में जो शंघाई सहयोग संगठन का बैठक हो रहा था तो चीन में हो रहा था। 26 में वह किर्गिस्तान में हो रहा है। ठीक है ना, किर्गिस्तान में। तो रक्षा मंत्रियों का बैठक किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ है, बिश्केक में हुआ है। अब बोला जा रहा है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन देश है जो गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देश में शामिल हो गया है? तो पाकिस्तान है। उसके बाद है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का मेजबानी किस देश ने किया है? तो देखिए देश पूछ दे तो 26 में ब्रिक्स से संबंधित जितना घटना है सब भारत में ही होगा, क्योंकि आयोजनकर्ता भारत है तो आराम से पकड़ा जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य कार्य समूह, ठीक है ना, इसका बैठक कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली में। इससे पहले एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि युवा से संबंधित ब्रिक्स का बैठक कहाँ पर हुआ है? तो इंदौर में। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ली जेम्यूंग है, ये तो सबको मालूम होगा। ठीक है ना, अब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जेम्यूंग की बैठक में किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों को सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया है? तो याद रखिएगा, सिंपली प्रश्न ये बन सकता है कि दक्षिण कोरिया और भारत किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किए हैं? तो एक सेमीकंडक्टर और एक जहाज निर्माण। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। ठीक है, इसके बाद है कि 9 नंबर का 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करेगा? ठीक है ना, तो हिंद महासागर का जो मेजबान करेगा वो मॉरिशस करेगा। कौन करेगा? मॉरिशस करेगा। उसके बाद बोला जा रहा है आगे कि 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका थीम था कलेक्टिव
क्या थीम है? कलेक्टिव स्वॉर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस, ठीक है ना, कलेक्टिव स्वॉर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। तो सिंपली याद रखिएगा कैसे उसमें इंडियन ओशन गवर्नेंस का नाम आएगा, ठीक है ना, हिंद महासागर सम्मेलन के थीम में। अब देखिए मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार कौन ग्रहण किया है, ठीक है ना, तो मंगोलिया, उसका नाम क्या है? नयाम ओशोरिन यूचरल, नयाम ओशोरिन यूचरल। तो नाम जैसे हम लोग के यहाँ होता है तो उसका नाम नयाम है, तो नयाम से पकड़ा जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया है? तो यह 16वां संस्करण है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, ठीक है ना। बात करते हैं कि इसमें शीर्ष स्थान, देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो एक वार्षिक वैश्विक रेटिंग जारी करती है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। क्यूएस का जो मुख्यालय है कहाँ है? लंदन में है, ठीक है ना। अब देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण किसने जारी किया? तो देखिए आतंकवाद से संबंधित पीसे करता है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है, आतंकवाद से संबंधित पीस ही करता है, केवल पीस से इसका नाम पकड़ा जाएगा। अब देखिए कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है? तो इसका नाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान है सबसे ज़्यादा। अब है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसको स्थान प्राप्त हुआ है 13वां नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बोला जा रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड, ठीक है ना, फिनलैंड है, फिनलैंड। और दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पर, तो दूसरा स्थान पर आइसलैंड और तीसरा स्थान पर डेनमार्क, ठीक है ना, किसमें? तो खुशहाली रिपोर्ट में, ठीक है। अब भारत की बात करें तो 116वां, ठीक है ना, 116वां। इसके बाद है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देखिए स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। अब देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो उसमें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आता है। अब देखिए यह सूचकांक जारी करने वाला संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय तो ये जर्मनी के बर्लिन में है, जर्मनी के बर्लिन में है। अब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 91वां है, 91वां है। अब देखिए भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है ना, भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का जो बैठक हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो तांजानिया के जांजीबार में हुआ है, तांजानिया के जांजीबार में हुआ है। उसके बाद है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इसमें किसने किया है? तो अमिताभ प्रसाद, अमिताभ प्रसाद किस चीज़ में भाई? तो भारत तांजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में अमिताभ प्रसाद क्या किए हैं? नेतृत्व किए हैं या फिर भाग लिए हैं, ठीक है ना। तंजानिया की ओर से कौन नेतृत्व किया? तो इब्राहिम मोहना ने, इब्राहिम मोहना ने। अब है कि हाल ही में किस देश ने 16 बरस से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है?
तो ये स्पेन किया है। ये रियल में बताओ तो इतना देश ने सब कर दिया है ना कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन ये दुबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दुबई में। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना, ठीक है ना। ये क्या है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भविष्य के सरकारों को आकार देना, और दुबई में इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो मलेशिया। ये भी प्रश्न बेकारे है, ये सब प्रश्न नहीं पूछता है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव में उसकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी? तो कौन जीता है जापान का प्रधानमंत्री? तो उसका नाम है सनाई तकाइची। सनाई तकाइची इसी को बधाई दिए हैं प्रधानमंत्री। तकाइची जापान का कौन सी महिला प्रधानमंत्री है? तो वह पहली है। आगे बोला जा रहा है कि सनाई तकाइची किस पार्टी की नेता है? तो इसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। और किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने भारत की यात्रा की है? तो पैट्रिक हरमिनी है, ये महिला राष्ट्रपति है। तो ये सेशेल्स की है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 38वें स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। अब है प्रधानमंत्री ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी, क्या बोला गया है? भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। अब देखिए भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया है? तो भारत की ओर से इस ग्रुप का नेतृत्व मोनिका आशीष बत्रा ने किया है। मोनिका आशीष बत्रा ने। अब देखिए अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर किस सूचकांक में घोषित किया गया है? किसका? अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर किस सूचकांक में घोषित किया गया है? तो न्यूम्बियो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026, ठीक है ना। सबसे सुरक्षित शहर अबू धाबी को। अब है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान 6ठा है। इस इंडेक्स में 1 नंबर पर कौन है? चीन है। चीन है, ठीक है। उसके बाद है कि किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग, हाँ तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो क्रिप्टो माइनिंग प्लस ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दिया है यह तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान है। क्रिप्टो को ट्रेडिंग करेगा, माइनिंग करेगा। अब देखिए अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो सबको मालूम है गिरफ्तार किया गया, लेकिन कराकस से गिरफ्तार किया गया, कराकस से। इसके बाद है कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार और सैन्य सेवाओं के बिक्री से प्राप्त आय
कितनी बढ़ी? तो देखिएगा 100 कंपनियों की हथियार और सैन्य सेवाओं के बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी? तो 5.9%। उसके बाद है कि वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी है? 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी है? तो वह है $679 बिलियन। 600। उसके बाद है कि 400 साल पुरानी पेंटिंग जिसका नाम है क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई है? तो ये 400 साल पुरानी पेंटिंग है जिसका नाम है क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई है? तो यह 2.3 मिलियन यूरो में हुई है। 2.3 मिलियन यूरो में यह पेंटिंग किस चित्रकार की है, किसने बनाया है? तो पीटर पॉल रूबेंस। पीटर पॉल रूबेंस। पेंटिंग का नाम है क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, मतलब क्रॉस पर क्राइस्ट। पीटर पॉल रूबेंस। अब देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? तो एशिया पावर इंडेक्स है ना, इसको लेवी इंस्टीट्यूट जारी करता है। कौन जारी करता है? लेवी इंस्टीट्यूट। अब देखिए भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एशिया में भारत तीसरा नंबर पर है, 1 पर अमेरिका, 2 पर चीन, भारत तीसरा है। यहाँ पर देबे किया है 1-2। उसके बाद है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी जो क्या है ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका पश्चिम एशिया में, कहाँ पर? पश्चिम एशिया में पहला प्रस्तावित परिसर तो नाइजीरिया में है, नाइजीरिया में। ठीक है। इसके बाद है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? विश्व जो यह स्वास्थ्य संगठन है, मतलब WHO, 21 देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा किया है। तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। अब है मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? मिस यूनिवर्स तो फातिमा बोस बनी है, जो कहाँ पर है? मैक्सिको में है, मैक्सिको में। तो मिस यूनिवर्स 2025 के विजेता कौन बनी है? तो फातिमा बोस, जो कहाँ पर है? मैक्सिको में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है यह चुना है पैरासोशल को, पैरासोशल को। आगे बोला जा रहा है कि विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया? विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बाकू में किया गया, बाकू में। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन बाकू में। इसके बाद है कि तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो साओ पाउलो में, साओ पाउलो ब्राजील में। यह है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। अब है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 23वां स्थान।
इसके बाद आगे बोला जा रहा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई। क्या बोला जा रहा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई, तो यह हुई है गयोंगजू में हुई है। गयोंगजू मतलब दक्षिण कोरिया में। क्या है यह? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की बैठक। इसके बाद है कि अपेक मतलब एशिया प्रशांत इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रोस्पर मतलब बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रोस्पर। उसके बाद है एपेक का मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर। इसके बाद है कि यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया है। रचनात्मक पाक कला जो शहर घोषित किया गया है वह लखनऊ को किया गया है, लखनऊ को। अब है क्लाइमेट इनक्वेलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है, तो क्लाइमेट इनक्वेलिटी रिपोर्ट 2025 या वर्ल्ड इनक्वेलिटी लैब ने जारी किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। अब विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक परिसंपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक परिसंपत्ति का कितना हिस्सा है, तो वह है 38.4%। कितना, तो 38.4%। अब विश्व के सर्वाधिक धनी लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है, तो विश्व में सर्वाधिक धनी लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना % का योगदान है, तो 15% का। इसके बाद बोला जा रहा है कि किस महिला ने आयरलैंड के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। आयरलैंड का राष्ट्रपति का पदभार जो ग्रहण किया है उसका नाम है कैथरीन कनोली। कैथरीन कनोली। इसके बाद है कि 22वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। कुआलालंपुर मलेशिया में। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया, तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है, तो 2026 से 28 के लिए मानवाधिकार परिषद में। अब भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सा बार चुना गया है, तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार चुना गया है, 7वीं बार। इसके बाद है वर्ष 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है, तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार या जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट तथा जॉन एम मार्टिनिस है। एम मार्टिनिस। 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है,
तो क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए, क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए। अब उस वैज्ञानिक को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? तो किस खोज के लिए मिला है? तो विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज हेतु। तो विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिकी टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। इसके बाद बोला जा रहा है कि 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया? 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो पोलैंड ने। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने बरस हो गए? भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने बरस हो गए? तो 25 बरस हो गए, 25 बरस। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? ये भारत रूस घोषणा पर तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मोरक्को ने किया है, भारत और मोरक्को ने किया है। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की छठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? एगो अफ्रीकी संघ, एगो यूरोपीय संघ, एगो संयुक्त राष्ट्र संघ के नेताओं की जो छठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ है, न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधि कौन था? तो मोहम्मद अली यूसुफ। यूसुफ पठान का नाम सुने हैं, वही यूसुफ, मतलब वो नहीं, इशारा कर रहे हैं हम। अब देखिए विश्व नवाचार सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? तो नवाचार या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करता है। इसको देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो 38 स्थान है, 38 नंबर। कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया है? तो 139। उसके बाद है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो स्विट्जरलैंड का है। किसका है? स्विट्जरलैंड का है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जेनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डिएला। डिएला, ये अल्बानिया ने किया है, डिएला नाम है, नीचे दिया गया है। आगे बोला जा रहा है कि भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? भारत का पहला विदेशी अटल
इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में, मतलब IIT दिल्ली का वो कैंपस है या फिर IIT दिल्ली का वो सेंटर है, अबू धाबी में खोला गया है। अटल इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो अटल इनक्यूबेशन सेंटर जो है, अटल इनक्यूबेशन सेंटर, इसका उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अब देखिए टाइम का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो किड ऑफ ईयर चुना गया है तेजस्वी मनोज को। एक तो तेजस्वी हमारी बिहार में भी है, आए तेजस्वी मनोज हैं। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई? तो डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। अब शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन तियानजिन चीन में किया गया। 25 का सारा चीन में तो हुआ था। आगे बोल रहा है कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? तो ये BBB प्लस किया है, BBB प्लस किया है। रिपीट करते हैं, S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को यहाँ पर देखिए BBB निगेटिव से क्या किया है? BBB निगेटिव से बढ़ाकर केवल BBB किया है। छोटी अवधि के रेटिंग को A3 से कितना कर दिया है? A3 से यह A2 कर दिया है, A2। और S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.8% लगाया है, 6.8%। संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का जो तीसरा सम्मेलन है, यह तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में क्या हुआ ना? तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में संपन्न हुआ। किसका? तो संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकास देशों का। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो म्यांमार का। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में करोल नौरोकी ने शपथ लिया है। तो पोलैंड नारोकी याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां जो सदस्य बना है, यह मालडोवा है। इसके बाद है कि प्रिक्स वर्सेल अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन चुना गया है? तो यही प्रश्न है कि प्रिक्स वर्सेल अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन चुना गया है?
तो वह चीन का हवाई अड्डा है, जो प्रश्न नहीं आएगी। ब्रिटेन में मतदाता की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष की घोषणा की है? तो ये 16 वर्ष का किया है। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी? यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री, तो उसका नाम है यूलिया स्विरिडेंको। यूलिया स्विरिडेंको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? नामीबिया के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्सिया मेराबिलिस। सिंपली याद रखिएगा, नामीबिया मेराबिलिस। इस सम्मान को पाने वाले वह कौन से भारतीय नेता है? तो पहले भारतीय नेता हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो 11 व्यक्ति शामिल हैं। इसके बाद आगे चलिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? तो एलन मस्क है। ये तो आपको मालूम ही होगा, अफ्रीकी मूल का है, इसलिए अमेरिका का चुनाव नहीं लड़ पाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी को ब्राज़ील का राष्ट्रीय सम्मान मिला है, ब्राज़ील का। और इन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? मतलब ब्राज़ील का कौन सा पदक इनको मिला है? तो द ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये ब्राज़ील का अवार्ड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। अब हम बात करते हैं आर्थिकी के ऊपर। तो बोला जा रहा है कि भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक शिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में किया जा रहा है। ये है क्या चीज़? तो एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र है। मतलब सिंपली याद करिएगा, बासमती प्रदर्शन केंद्र है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित है। बोला जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब ये पोर्ट का मतलब तो आपको मालूम होता पतन होता है। तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। इसके बाद है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली जिसका नाम क्या है? 2024 बुलेटिन किसने जारी किया है? तो भारत के महापंजीक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय द्वारा यह जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? नमूना पंजीकरण प्रणाली। इसके बाद है, देखिएगा, ORGI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मतलब महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त या गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और बात करते हैं SRS किस प्रकार का सर्वेक्षण है? तो जनसंख्यांकी सर्वेक्षण है। भारत में जो जन्म दर है 2014 में कितनी थी? तो जन्म दर पूछा जा रहा है तो 21 प्रति हजार। जन्म दर 2024 में कितनी हुई है?
तो 18.3 प्रति हज़ार। 18.3 प्रति हज़ार। मृत्यु दर 2014 में कितनी थी? तो यह थी 6.7 प्रति हज़ार। 6.7 प्रति हज़ार। और 2024 में मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो 6.4 प्रति हज़ार। 6.4 प्रति हज़ार। इसके बाद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दिया है? तो भारत औद्योगिक मिशन परियोजना को। भारत औद्योगिक मिशन परियोजना को यह किसके लिए दिया गया है? तो औद्योगिक पार्क के लिए इस परियोजना को मंजूरी दिया गया है। उसके बाद है कि भव्या के संचालन दिशा निर्देश किसने जारी किए? तो भव्या के संचालन, ये जो भव्या क्या है? तो देखिए, भारत औद्योगिक विकास परियोजना को शॉर्टकट में भव्या लिखा गया है। भारत औद्योगिक विकास परियोजना को तो वहीं बोला जा रहा है कि भव्या के संचालन दिशा निर्देश किसने जारी किया है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसके बाद है कि भव्या का कुल परिव्यय कितनी है? तो 33,660 करोड़। भव्या का कुल परिव्यय है 33,660 करोड़। इसके बाद है बिहार बजट। देखिए, तो बिहार बजट को किसने प्रस्तुत किया? तो विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव। कुल आकार कितना है? तो यहाँ पर देखिए कितना है, 3,47,589.76 करोड़। तो 3,47,589, 3,47,589.67 करोड़। बात करते हैं 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में वृद्धि। तो वृद्धि कितना हुई है? तो 30,694। केवल इतना ही याद रखेंगे, 30,694 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किसका समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया है? ठीक है ना। तो राज्य का आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त और विकास प्राथमिकताओं को, तो आर्थिक सर्वेक्षण में यही न रहता है, आर्थिक विकास कितना है यही सब दिखाया जाता है। अब देखिए, बोला जा रहा है कि 2024-25 में स्थिर कीमत पर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? जीएसडीपी वृद्धि दर तो ये 8.6% रही है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? स्थिर कीमत पर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2024-25 के अनुसार, 2024-25 के अनुसार तो 8.6%। 8.6%। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में हमको नहीं जानना है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसका निर्माण मंजूर किया है? तो भारत समुद्री बीमा पुल का। भारत समुद्री बीमा पुल का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसका निर्माण मंजूर किया है? तो भारत समुद्री बीमा पुल का। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो भारत समुद्री बीमा पुल के लिए सरकार ने कितना संप्रभु गारंटी दी है? तो भारत समुद्री जो बीमा पुल है, इसके लिए सरकार ने 12,980 करोड़ रुपया संप्रभु गारंटी दी है। भारत समुद्री बीमा पुल के लिए सरकार ने कितना संप्रभु गारंटी दी है? तो 12,980 करोड़। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय को कितने समय तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय को कितना समय तक बढ़ाने की मंजूरी दी है?
तो मार्च 2028 तक, मार्च 2028 तक। तो केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय को कितने समय तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 2028 तक। अब है पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों की पूर्णतः समय सीमा क्या है? पुलों की पूर्णतः समय सीमा क्या है? तो मार्च 2029 है, मार्च 2029 है। योजना का संशोधित परिव्यय कितना है? तो ये नहीं याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो ये तो आपको मालूम है, निर्मला सीतारमण करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश हुआ? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश होगा। कुल व्यय बोला जा रहा है कुल खर्च के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा यह कितना है? तो 53,47,000, केवल याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। 53,47,315। आगे बोला जा रहा है कि राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा तो जीडीपी का 4.3%, जीडीपी का 4.3%। बजट 2026-27 में भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? नॉमिनल जीडीपी 10%। इसके बाद वर्ष 2026-27 में, वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत प्रदर्शित, मतलब कितना प्रतिशत लक्षित है? तो यह 1.5% है राजस्व घाटा। अब बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय, प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो यह प्रभावी पूंजीगत जो व्यय है यह कितना प्रतिशत? तो यह 17,14,523 करोड़ रुपया है। इसको क्या बोलेंगे? प्रभावी पूंजीगत व्यय 17,14,553 करोड़ रुपया। उसके बाद है कि रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो क्या बोला गया है कि बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो 7। इसके बाद है इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? तो इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 4,000 किलोमीटर। हाल ही में 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो लेन से संबंधित रिकॉर्ड कौन बनाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण। 6 लेन की बात आएगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यह रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पर बने हैं? किस आर्थिक कॉरिडोर पर? तो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर। NH 544G है उसका नाम, बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर, NH 500 बेंगलुरु। अब देखिए कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये तो मालूम होगा, असम बना है। इसके बाद है कि इस आयोग का प्रमुख कौन बने हैं? तो सुभाष चंद्र दास बने हैं, मतलब 8वां वेतन आयोग का असम के लिए। हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार द्वारा 2 प्रमुख पहलें शुरू की गई है? किस मिशन के तहत? तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन। किस मिशन के तहत सरकार द्वारा 2 पहलें शुरू की गई है? तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन। निर्यात प्रोत्साहन मिशन कब स्वीकृत हुआ? तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन है, यह कब स्वीकृत हुआ? तो 2025 में, 2025 में। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के शुरुआती
रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा देने की दो प्रमुख पहल शुरू की गई है? तो या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को, मतलब MSME को। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए कुल परिव्यय क्या है? तो इसको रखिए। आगे बात करते हैं इसकी अवधि क्या है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन की अवधि 25-26 से 30-31, 25-26 से 30-31 है। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना? तो किस मामले में? तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप के मामले में, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप के मामले में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता मंजूरी की है? तो किस बैंक का? इस सीबडी बैंक का ये 5 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता मंजूर की है। उसके बाद है कि सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है ना, मतलब सरकारी क्षेत्र में। अब देखिए यह अवार्ड किस संस्था या प्रकाशन के द्वारा दिया गया है? तो द बैंकर मैगजीन के द्वारा दिया गया है सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार। किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा को। आगे बोला जा रहा है कि भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो देखिए 11,718.24 करोड़। ये 2-4 करोड़ नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, लगभग 11,718 करोड़। 11,000 दो चरण में होगी, आपको तो मालूम होगा। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है? तो जो सेबी है यह कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है? तो स्वागत FI। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वागत FI का। तो स से सिंगल, उसके बाद W आ रहा है, तो सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस ऑफ ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपये तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? तो ये छोड़ दीजिए। आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय, इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, या फिर कितने परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो 7 प्रोजेक्ट या 7 परियोजना को। ठीक है ना, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 पुरस्कार किस बैंक ने जीता? तो उपभोक्ता बैंक भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक SBI। ये दिया कौन है? तो ग्लोबल फाइनेंस जो न्यूयॉर्क का है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग संस्था जब देता है तो उसमें अलग अलग बात होती है। जैसे ग्लोबल फाइनेंस कहाँ है? स्टेट बैंक। ठीक है ना। हाँ, एक ऊपर था बैंक ऑफ बड़ौदा को सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन कहा है? द बैंकर मैगजीन कहा है, बैंकर मैगजीन कहा है। ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब ड्यूटी MD का। तो उसका नाम है डेनियल कैट्ज। इसको कैट पढ़ लीजिए, याद रहेगा हमेशा के लिए। कैट बने हैं डेनियल कैट।
उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्रवाई निदेशक नियुक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है किसे नया कार्यकारी निदेशक है, कार्यकारी निदेशक तो किसे नियुक्त किया है? तो सलोनी सेनगुप्ता को किया है, सलोनी सेनगुप्ता। इसके बाद है कि प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना किसने प्रारंभ की है? तो प्रधानमंत्री ने किया है। यह है कि प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ हुआ? तो इसके साथ एक और मिशन प्रारंभ हुआ जिसका नाम है दाल में आत्मनिर्भरता मिशन, दाल में आत्मनिर्भरता मिशन। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितने प्रमुख रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है? कितने प्रमुख रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो चार को। बस इतना ही याद रखिएगा, ये कितना रुपया है इसकी चर्चा ना करिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि इस परियोजना के तहत भारतीय रेलवे ने कुल कितने किलोमीटर जोड़ेगा? तो यह 894 किलोमीटर। यह परियोजना भारत के किन 4 राज्यों में फैली हुई है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। और कहीं होना चाहे ना होना चाहे, गुजरात नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता कब से लागू हुआ? ठीक है ना। तो ये देखिए क्या है EFTA, ठीक है ना। तो ये कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2025 से, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2025 से। कौन 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना है? तो एलन मास्क है, इसका कंपनी का नाम है टेस्ला, उसी का CEO है। दलहन आत्मनिर्भर मिशन की मंजूरी किसने दिया है? तो ये तो आपको मालूम है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका टाइम क्या है? तो 2025-26 से 30-31, 2025-26 से 30-31। मिशन के कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? कुल वित्तीय परिव्यय तो यह है 11,440 करोड़, 11,440 करोड़। इसके बाद है कि 2030-31 तक दलहन उत्पादन का लक्ष्य क्या है? 2030-31 तक दलहन उत्पादक का लक्ष्य क्या है? 250 लाख टन है, 250 लाख टन है, मतलब 250 टन कहिए, 250 नहीं 2.5 लाख, मतलब 350 लाख टन है, 350 लाख टन है, ठीक है ना। अब देखिए, बोला जा रहा है कि मर्सिडीज बेंज हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक करोड़पति परिवारों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये प्रश्न बेकार है, ये याद रखिएगा। सबसे अधिक करोड़पति कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बना है। कौन नंबर का? विश्व का कौन नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 2 नंबर का, पहला नंबर पर चीन आता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? तो ये भी बेकार है। और यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? तो खनिजों के पुनर्चक्रण करने की जो योजना है, यह किस मिशन की भाग है? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की भाग है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की भाग है। इसके बाद है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक है,
यह विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। अब हम बात करेंगे विज्ञान के ऊपर, तो बोला जा रहा है कि भारत का सातवां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। सातवां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है कि भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ मतलब शुभ आरंभ कहाँ किया गया है। तो ये ईंधन का एक प्रकार है जिसका हम क्या बोल सकते हैं, इथेनॉल 85। इसका आधिकारिक शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किसने किया है, तो हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री है, ईंधन मंत्री है यह हरदीप सिंह पुरी, उन्हीं ने इसका शुभारंभ किया है। यह लॉन्च किस कंपनी के आउटटेल पर किया गया है, तो इंडियन ऑयल के। ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि हाल ही में समाप्त किया गया मैवेन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का था। ये मैवेन मिशन है, ये नासा का था। मैवेन मिशन, इसका फुल फॉर्म देखिए, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। तो मैवेन मिशन है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। उसके बाद है कि भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फीयर सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फीयर सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है, तो उसका नाम है विस्टा। ये विस्टा से तो आप परिचित होइएगा क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कुछ बना है। अब देखिए बात करते हैं कि जो विस्टा बैलून है, इस बैलून को किस कंपनी के द्वारा विकसित प्लस में लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है रेड बैलून एरोस्पेस। तो विस्टा बैलून को कौन बनाया है, रेड बैलून एरोस्पेस। और यह बैलून कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो विजयवाड़ा से। इसके बाद है कि रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो रुद्र एम जो सेकेंड मिसाइल है इसका परीक्षण एक DRDO ने किया है और दूसरा भारतीय वायुसेना ने किया है, मतलब रक्षा अनुसंधान प्लस विकास संगठन, इसी को DRDO बोला जाता है, भारतीय वायुसेना ने किया है। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ मार करने में सक्षम है, तो देखिए ये वायु से सतह पर मारेगा। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि दुर्लभ रोग पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। अब दुर्लभ रोग तो सब कोई समझ रहा होगा क्या होता है। इस पर राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ है ना, ये नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। उसके बाद है कि देश की पहली कमर्शियल मिनी का मतलब माइक्रो कमर्शियल लेड डिस्प्ले फैसिलिटी कहाँ स्थापित किया गया है। देश की पहली कमर्शियल मिनी लेड डिस्प्ले फैसिलिटी कहाँ स्थापित किया गया है, तो गुजरात के धोलेरा में किया गया है। यह क्या है, गौर करिएगा, मिनी लेड डिस्प्ले फैसिलिटी है और ये गुजरात के धलोरा में किया गया है। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 23 के बीच विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी आंतरिक मौत की अनुमानित संख्या क्या है, तो ये प्रश्न बेकार है, ये मौत से नहीं कोई फर्क पड़ने जाने वाला है। अब बोला जा रहा है कि स्माइल अंतरिक्ष मिशन किन 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो स्माइल अंतरिक्ष मिशन किन 2
संयुक्त अंतरिक्ष एजेंसियों का मतलब किन दो प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का, दूसरा चीन विज्ञान अकादमी का। इसका नाम क्या है? इस्माइल अंतरिक्ष मिशन है। एक ईसा है जिसको यूरोपीय स्पेस एजेंसी बोला जाता है, और एक चीन विज्ञान अकादमी है। इस्माइल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। तो सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। इसके बाद है कि इसरो के संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया गया है? तो देखिए, अभी तो चंद्रयान 4 नहीं गया है, तब तक ये 5 के लिए आधार भूमि या पृष्ठभूमि तैयार करना चालू कर दिया है लोग जापान में। इसके बाद है कि चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या है? तो देखिएगा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, मतलब लूपेक्स। तो लूपेक्स से याद रखिएगा, लूपेक्स का भी फुल फॉर्म हो सकता है, बन सकता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। उसके बाद है कि भारत का पहला एनोड क्या बोला गया है? भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? एनोड मटेरियल प्लांट ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट। अब देखिए, इस प्लांट को किस भारतीय कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो प्लांट का नाम क्या है? एनोड मटेरियल प्लांट। यह किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। कौन कंपनी स्थापित किया है? तो उसका नाम है हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड। हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल लिमिटेड। उसके बाद है कि भारत का पहला AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण किस राज्य पुलिस बल द्वारा लॉन्च किया गया है? अब मादक पदार्थ जांच उपकरण मतलब शराब की जांच करेगा, या AI पर आधारित उपकरण है। इसको गुजरात ने क्या किया है ना, चालू किया है। तो आपको तो मालूम होगा कि गुजरात में भी शराबबंदी है, वो बिहार से पहले वहाँ पर लगा था। ठीक है, बात करते हैं कि इस उपकरण का नाम क्या है। ठीक है ना, इसका नाम है नारित AI, जिसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग वेस्ट इन्वेस्टिगेशन टूल। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि नारित AI में नारकोटिक्स एनालिसिस आएगा। उसके बाद है कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद पर। और ये फरीदाबाद में क्या होता है? सूर्य कुंड मेला लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ है? तो एक बैठक हुआ है, एक सलाहकार बोर्ड का बैठक हुआ है, जो कौन है? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्लस में नवाचार परिषद अनुसंधान, इन दोनों अनुसंधान के सलाहकार बोर्ड का बैठक हुआ है। अब भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस जिसका नाम CALM ब्रेन है, यह किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो देखिएगा, मोनोरोग डेटाबेस है जिसका नाम है CALM ब्रेन, यह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। और भारतीय वायुसेना ने भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है?
बात हो रही है भारतीय वायुसेना की। पहला बात करते हैं स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? तो प्रोजेक्ट है वायुबाण। ठीक है ना। इसके बाद है कि भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो वो तो सबको मालूम होगा, लामितीय है। इसके बाद है कि यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बस का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? हाइड्रोजन बस की सेवा देने वाला तो कोचिन इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ठीक है, मतलब सिंपली कोचिन एयरपोर्ट है। अब देखिए बोला जा रहा है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन कौन सा है? वाणिज्यिक का मतलब समझ रहे हैं, निजी, जिसको मतलब वह व्यापार करने के लिए बनाया है, तो उसका नाम है हेवन। और हेवन का मतलब समझते हैं क्या होता है? स्वर्ग होता है, स्वर्ग। आगे बोला जा रहा है हेवन फर्स्ट का निर्माण किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका नाम है वास्ट एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया गया है, वास्ट हेवन का निर्माण। इसके बाद है कि किसने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया? तो ये रैमजेट तकनीक क्या होती है आपको मालूम होगा। तो बोला जा रहा है किसने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया? तो DRDO ने किया है। आगे बोला जा रहा है कि यह परीक्षण किस स्थान से संचालित किया गया? तो यह संचालित किया गया चांदीपुर से, जिसका पूरा नाम एकीकृत परीक्षण रेंज है, उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है। अब देखिए भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन 2 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है? ठीक है ना। तो ये बहुत पहले की घटना हुई, पटना को और छाड़ी डांड को। ये पटना यूपी में है और छाड़ी डांड है गुजरात में है। ठीक है ना। पटना कहाँ है? यूपी के एटा में, छाड़ी डांड गुजरात के कच्छ में है। ठीक है। अब देखिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की औपचारिक घोषणा किस दस्तावेज में की गई है? तो मतलब सिंपली याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा किया गया है। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट बात है कि इसके लिए कितनी राशि की प्रारंभिक प्रावधान किया गया है भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए? तो 1000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, 1000 करोड़ रुपये का। अग्नि-3 मिसाइल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो अग्नि जो 3 मिसाइल है ये भी चांदीपुर से ही हुआ है, अग्नि-3। अब बात करते हैं कि जो अग्नि-3 है यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंटरमीडिएट रेंज आपको समझ में आता होगा, मध्य दूरी का है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 3000 से 3500 तक है, 3000 से 3500 किलोमीटर। इसका विकास किसने किया है? तो DRDO ने किया है। तो याद रखिएगा, अग्नि-3 से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। परीक्षण कहाँ हुआ? तो चांदीपुर में। और बात करते हैं इसका रेंज क्या है? तो 3000 से 3500। बनाया कौन है इसको? तो DRDO ने बनाया है। आगे बोला जा रहा है कि भारत के किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के क्रियान्वयन की शुरुआत की? तो भारत के किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम का क्रियान्वयन किया है? तो ये BO चिदम्बरम है, BO चिदम्बरम। देखिए किस राज्य में उपस्थित है? तो ये तमिलनाडु में उपस्थित है, तमिलनाडु में। उसके बाद है कि देश का पहला ये मोनोपोज क्लिनिक कहाँ खुला है, कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में खुला है। इससे एक और प्रश्न है कि विश्व मोनोपोज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?
तो ये अक्टूबर में 18 तारीख को मनाया जाता है विश्व मोनोपोज दिवस। अब है अभ्यास दोस्ती 70 का आयोजन कहाँ हुआ है? अभ्यास दोस्ती तो ये मालदीव में हुआ है, मालदीव में। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन देश भाग लिया है अभ्यास दोस्ती में। तो 3 देश के तटरक्षक बलों ने भाग लिया है, एक भारत, दूसरा श्रीलंका और तीसरा मालदीव है। तो अभ्यास दोस्ती के बारे में 2 बात याद रखिएगा, एक तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है कहाँ पर? मालदीव में। 3 देश भाग लिए हैं इसमें। इसके बाद है कि विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए, सौर सेल अंशांकन मतलब उसका अंश का अंकन करने के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, ठीक है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली पर। और इस सुविधा का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, जितेंद्र सिंह के द्वारा। अब है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो है, ये भारत लेवल का शो नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल का शो है। और ये लास वेगास में क्या किया गया है ना, लास वेगास में किया गया है यह, ठीक है। और लास वेगास कहाँ पड़ता है? ये इंग्लैंड में पड़ता है लास वेगास, ठीक है ना। आगे बोला गया है कि भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहाँ तैनात किया गया है? अब व्यावसायिक उपयोग मतलब समझ रहे हैं, निजी, तो IIT धारवाड़ में किया गया है, IIT धारवाड़ में, ठीक है। अब भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो यह ध्रुव 64 है, ठीक है ना, ध्रुव 64 है। साथ ही साथ ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर को किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? तो उस एजेंसी का नाम है सीडेक कंपनी है, पुणे वाला, ठीक है ना, सीडेक कंपनी है पुणे वाला। अब बोला जा रहा है कि भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है ना। अब ट्रेनों के लिए हाइड्रोजन संयंत्र बोला जा रहा है, तो हाइड्रोजन संयंत्र का मतलब जैसे पेट्रोल पंप होता है पेट्रोल भरने के लिए ना, उसी तरह गाड़ी में हाइड्रोजन भरने के लिए हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापना किया जा रहा है। यह कहाँ पर? हरियाणा के जिंद में, ठीक है ना, हरियाणा के जिंद में। एक बात और पढ़े होइएगा, आप कहीं पर मिला होगा कि जिंद से सोनीपत के बीच क्या चल रही है? जिंद से सोनीपत के बीच भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। तो सोनीपत तो गुजरात में है, लेकिन ये जिंद है, ये हरियाणा में है। वहीं पर जिंद में क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है कि सिल्लीसेड झील को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ पर है? सिल्लीसेड जो झील है कहाँ पर है? ये अलवर में है, अलवर में, राजस्थान में। इसके बाद है कि इसी के साथ रामसर स्थल घोषित। कोपरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये कोपरा जलाशय है, यह बिलासपुर में स्थित है और छत्तीसगढ़ में पड़ता है बिलासपुर। उसके बाद है कि भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का क्या नाम है? तो क्या बोला जा रहा है कि भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? अलकनंदा है, अलकनंदा। और इसे किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो इसको कौन खोजा है?
तो इसको खोजा है राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र। कौन खोजा है? राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र। इसके बाद है कि पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में किया गया है। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। उसके बाद सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। तो सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो 19वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इतना तो आपको मालूम होगा कि ये नेपाल के साथ होता है भारत का। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। आज दिसंबर 25 की घटना है। भारत नेपाल के साथ होता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के पक्षकारों का 3रा सम्मेलन कहाँ किया गया? तो यह ब्राज़ील के बेलम में किया गया। ब्राज़ील के बेलम में। आगे क्या बोला जा रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को किसने जारी किया? वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को तो जर्मन वाच जारी करता है। इसमें कितने देश शीर्ष पर हैं? तो 3 देश शीर्ष पर हैं। ठीक है ना? नहीं, गलत पढ़ दिए। इस सूचकांक में क्या बोला गया है कि कितने शीर्ष स्थान खाली हैं? तो 3 शीर्ष स्थान खाली है। मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय पर कोई देश नहीं आ पाया है। चौथा नंबर पर डेनमार्क है, 5वां पर यूके है, 6ठा पर मोरक्को है। ठीक है ना? ये क्या है? तो देखिए ये क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है। अब भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 23वां है। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि किन देशों के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 संपन्न हुआ है? तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है अजय वारियर। उसके बाद है कि माहे श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में किस कमान में शामिल हुआ? ठीक है ना? तो याद रखिएगा, माहे श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट या पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद SVL श्रृंखला के तीसरे जहाज, क्या इसका नाम है? SVL श्रृंखला के तीसरे जहाज जिसका नाम क्या है? INS इच्छक को कहाँ आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो क्या बोला गया है? SVL श्रृंखला के तीसरे जहाज INS इच्छक को। ठीक है ना? तो SVL श्रृंखला का है, याद रखिएगा। SVL श्रृंखला का तीसरा है, नाम क्या है? इच्छक नाम है, इच्छक। तो कहाँ शामिल किया गया है? तो एक कोचिंग स्थित नौसेना बेस में शामिल किया गया है। इसके बाद है कि प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गए, उनका नाम क्या है? तो एकनाथ बसंत चिटनिस साहब से तो आप परिचित होइएगा, उन्हीं का मृत्यु हुआ है। इसके बाद बोला जा रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? स्वदेशी एंटीबायोटिक, तो उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा देश त्रिकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बना है? तो बीमारी देखिए, त्रिकोमा है जो आँख से संबंधित बीमारी है। इसकी समस्या को समाप्त करने वाला 26वां देश है, यह फिजी बना है, फिजी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ SJ-100 विमान उत्पादन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है?
तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, किस रूसी कंपनी के साथ किया है? तो उसका नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। उसके बाद यह MOU कहाँ हस्ताक्षरित किया गया? तो मॉस्को में किया गया। SJ-100 किस प्रकार का नागरिक विमान है? तो देखिए ट्विन इंजन, मतलब इसमें 3 गो इंजन होगा। प्लस में नैरो बॉडी। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो वह है विक्रांत है स्वदेशी विमान वाहक पोत। मतलब जो विमान को क्या करेगा ना, ढोएगा। पोत का मतलब जहाज, मतलब उस पर आराम से रनवे बना होगा, वो विक्रांत है। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। हाल ही में जलावतरण की गई तीव्र गति से 2 उन्नत गश्ती नौकाओं के नाम क्या है? तो एक का नाम अजीत है और एक का नाम अपराजित है। ठीक है ना, तो अजीत और अपराजित नामक 2 गो बोट को क्या किया गया था ना, ये गश्ती बोट है, इसको जलावतरण किया गया है। उसके बाद है कि 1000 मेगावाट की नाइंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो इसका नाम पढ़ लीजिएगा, नाइंग है, नाइंग। यह अरुणाचल प्रदेश में है, नाइंग। उससे अच्छा नाइन नाम रहता। अब देखिए यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर प्रस्तावित है? तो सियोम नदी पर, सियोम। ठीक है ना। भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर को हाल ही में कहाँ कमीशन किया गया है? अक्षर को, ठीक है ना, तो कराईकल जो पुडुचेरी में पड़ता है वहीं पर अक्षर को। इसके बाद देखिए भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर किस श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल के हिस्सा है? तो किस श्रेणी का हिस्सा है कौन? तो अक्षर, जो क्या है, भारतीय तटरक्षक जहाज है। यह अदम्य श्रेणी का फास्ट पेट्रोल वेसल है और ये श्रृंखला का दूसरा है। पहला अदम्य और ये दूसरा क्या हो गया, मतलब अदम्य श्रेणी का है। पहला अदम्य, दूसरा अक्षर हो गया, दूसरा अक्षर है। अक्षर नाम का क्या अर्थ है? जो भारतीय तटरक्षक बल के संकल्प को दर्शाता है। तो अक्षर का मतलब हो गया अविनाशी, मतलब जिसका नाश नहीं हो सके, ठीक है ना, या फिर अक्षय। तो अक्षर का मतलब अविनाशी। उसके बाद है कि वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी मतलब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है? तो मैरी ई वरून को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, फ्रेड राम्सडेल, जो ऑस्ट्रेलिया नहीं यार, अमेरिका का है। तो मैरी ई वरून को, जो अमेरिका का है, फ्रेड राम्सडेल, जो अमेरिका का है, और सिमोना साकागुची, यह जापान का है। तीनों लोगों को चिकित्सा में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसके लिए ये पुरस्कार मिला है? तो देखिएगा पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित यह पुरस्कार है। इसके बाद बोला जा रहा है कि अनुसंधान नेशन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किया गया AI टूल्स का नाम क्या है? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए जो लॉन्च किया गया उसका नाम सरल है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। उसके बाद सरल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जटिल शोध वीडियो, पॉडकास्ट,
पोस्टर और प्रेजेंटेशन जैसे सरल रूपों में बदलना। आगे बोला जा रहा है कि युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण अलास्का में हुआ और ये भारत और किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है। भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, तो बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद देखिए इस प्रोजेक्ट का स्थापना कुल कितनी लागत से हुआ इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसका क्षमता कितना है, तो 10 न्यूटन मीटर क्यूब प्रति घंटा। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन है, तो उसका नाम है विक्रम 3210। विक्रम 3210। इसके बाद है सेमीकॉन इंडिया 2025 में क्या बोला गया है। सेमीकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 को किसने प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया, तो ठीक है इसका वैष्णवी है, मतलब अश्विनी वैष्णव है। उसके बाद है कि अभ्यास मैत्री 14 अभ्यास मैत्री 14 किन दो देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और थाईलैंड। मैत्री भारत और थाईलैंड। ये कहाँ हुआ, उमरोई मेघालय में हुआ सितंबर 2025 में। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि रूस की किस कैंसर वैक्सीन की शुरुआत परीक्षणों में 100% प्रभावकारी प्रदर्शित हुआ है। किसमें परीक्षणों में कैंसर वैक्सीन है, इंट्रोमिक्स है। नाम क्या है, इंट्रोमिक्स। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है, तो mRNA आधारित तकनीक पर, mRNA आधारित तकनीक पर। और भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो नई दिल्ली में की गई है, नई दिल्ली में। उसके बाद है कि साइन पहल किस संस्था ने शुरू किया है, साइन पहल। इसके बाद है तो साइन पहल जो शुरू किया है ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद किया है। ध्यान रखिएगा ये साइन पहल है, भारतीय रेलवे भी एक तरह से साइन पहल का शुरू किया है। इसमें क्या किया गया है, यह पहल किन छात्रों को लक्षित करता है, तो 9वीं से लेकर 12वीं तक। ठीक है ना। इसरो ने किस मिशन का शुरुआत किया है, तो होप मिशन का। होप का फुल फॉर्म क्या है, तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन। तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन होप है। इस मिशन का शुरुआत कहाँ पर किया गया है, तो लद्दाख की घाटी, जिसका नाम क्या है, तसोकर घाटी। उसके बाद है कि लीप मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है, लीप मिशन। तो यह है ध्रुव स्पेस का लीप मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उप मिशन है, तो ध्रुव स्पेस का। उसके बाद है कि भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भारी जल के उन्नयन के लिए महाराष्ट्र के पालघर में किया गया है निजी परीक्षण सुविधा केंद्र। उसके बाद है कि कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया, तो कौन सा मिशन
अपनी पहली तरह का मिशन है जो इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया, तो उसका नाम है निसार। क्या नाम है? निसार। और निसार उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है निसार का? तो नासा इसरो सिंथेटिक ऑप्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक ऑप्चर रडार। उसके बाद है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जिसका नाम क्या है, मतलब पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर हुआ है? तो चेन्नई वाला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। उसके बाद है कि डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका नाम है उन्नत यूवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, यूएवी लॉन्च, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? ULPGM-V3। इसके बाद बोला जा रहा है कि स्वदेशी उन्नत एवं आधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो हिमगिरी है। क्या है इसकी विशेषता? कि स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस है। किस युद्धपोत को भारतीय सेना को सौंपा गया है? उसका नाम हिमगिरी है। किस प्रोजेक्ट के तहत हिमगिरी बना? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत। कौन बनाया इसको? अरे सब हिमगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, टुन्नागिरी, ये सब प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया है। इसको बनाया है गार्डन अरीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता वाला। तो यहाँ पर सूक्ष्म दृष्टि खत्म होता है और संक्षिप्तियाँ है, जिसको हम अगली क्लास में लाएंगे।